आपको, आप लोगों को बना के आना चाहिए था बेटा, सब लोग को। ये गलत बात है, नहीं बनाया तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a golf ball has a mass of 40 ग्राम and a speed of 45 मीटर पर सेकंड। देखिए मास जो है सो गोल्फ बॉल का है 40 ग्राम, ठीक है, एंड वेलोसिटी है आपको कितना 45 मीटर पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, ठीक है ना, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, ठीक है ना, ओके। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, स्पीड में कितना दिया हुआ, अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है सर, अरे है ना। तो 2% अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कितने का अनसर्टेनिटी है, 2% मतलब कितना, आपका स्पीड कितना है सर 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितना हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन स्पीड, तो 45 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है और इसमें 2% का अनसर्टेनिटी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का वैल्यू क्या है बोलो, इन स्पीड, दैट इज डेल्टा, डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 इंटू 2%, दैट इज 2/100 हो जाएगा सर, अरे बोलिए 20, ये 2 से कट के कितने बार में बोलो 50, और ये हो गया 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया 9 बाई कितना हो गया 10, दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.9 मीटर पर सेकेंड का अनसर्टेनिटी है, मतलब जो वैल्यू है उससे 0.9 मीटर पर सेकेंड ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आपको बोला क्या है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। सो नाउ वी नो दैट डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। Now delta can be written as m into delta v, momentum है सर, into delta x is greater than equal to h/4 पाई, ठीक है सर। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा x है ये क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और इंटू m इंटू डेल्टा v नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो m इंटू डेल्टा v किसके लिए लिया है, गोल्फ बॉल 40 ग्राम का सर, तो 40 पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको यूनिट कैसे यूज करना है, कोशिश कीजिए अगर कुछ ना समझ में आए तो हमेशा एसआई में यूज करिए, क्योंकि यहाँ स्पीड भी एसआई में दिया हो, तो 40 इंटू ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, 40 इंटू 10⁻³ और इंटू कितना हो जाएगा बोलो, वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी दैट इज 0.9, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, दैट वुड बी इक्वल टू, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सर, आपने जैसे ही वेलोसिटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना, मतलब कि आप देख रहे हो कि अगर वेलोसिटी को जितना ज्यादा आपने एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश किया, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि पोजीशन में कितना मीटर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड गलत आ गया, सॉरी, ये आंसर दूसरे का है, ठीक है, सॉरी, ओके। इसका आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी जगह 6.62 पुट कर दीजिए, दिस विल बी कम आउट टू बी 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो देखिए बात यह है कि आप जैसे ही जितना एक्यूरेट इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, एक को पोजीशन या वेलोसिटी में से, दूसरा उतना ही ज्यादा अनएक्यूरेट होते जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए कि 0.9 मीटर पर सेकंड का अनएक्यूरेसी है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, 0.9 मीटर पर सेकंड, मतलब समझ रहे हो, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो कितना आएगा पता है, किलोमीटर में ज्यादा समझ में आता है, 0.9 इंटू 18/5, यही आएगा सर, आएगा ना, करो इसको कैलकुलेट, 18 से कितना होता है सर बोलो 162, सो 16.2/5, तो ये कितना होगा 5 3 15, तो 3.404 किलोमीटर पर आवर। क्या इसकी अनसर्टेनिटी कम है, जैसे मान लो कि आप यहाँ से बोलो कि 1 घंटे में तू 100 किलोमीटर चला जाएगा और वो चला जाए 103.4, तो कभी उसको मिल पाओगे, आप रहोगे चौराहे पे खड़ा, वो आगे 3.5 किलोमीटर रहेगा, तो ये अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है। तो ये बड़ी है, तो ये देखो कितनी छोटी है, 1.46 इंटू 10⁻³ आप एक को जितना एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे, दूसरा उतना ही ज्यादा अनसर्टेन, अगर ये और छोटा आता तो ये और बड़ा, अगर इसको और बड़ा कर दोगे और छोटा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप किसी भी ऐसे पार्टिकल का, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल का
जो आपको सब एटॉमिक लेवल जो सॉरी क्या नाम है, सॉरी किसी भी पार्टिकल का नहीं, ठीक है, आपको जो है सो किसी भी जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, किसी भी पार्टिकल का जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप उसका पोजीशन ठीक से कैलकुलेट करोगे तो उसका बोलो मोमेंटम ठीक से नहीं पता कर पाओगे। मतलब एग्जैक्ट इसका कहने का मतलब ये था कि जो बोर्ड ने बोला कि भाई तू गोल गोल यहाँ पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, ये बोला नहीं, ये ऐसे नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? तुम बोल ही नहीं सकते कि ये जो है सो, अगर तुम गोल गोल बोल रहे हो मतलब रेडियस निकाल दो, जैसे अपन ने बोर में निकाला है, तो रेडियस निकाल दिया मतलब पोजीशन आपने निकाल दिया ना, और वेलोसिटी भी आप निकाल लेते हो बोर के फॉर्मूला से। तो बोला भाई तू कैसे कर ले सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और उसके लिए उसने किसका सहारा लिया बोलो? ऑप्टिक्स के इस लॉ का, जो बोलता है, आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं सारी चीजें, कि आप अगर लैम्डा वेवलेंथ से किसी चीज को लाइट से नापोगे तो उसमें भी प्लस माइनस लैम्डा का अनसर्टेनिटी रहता है। किसी भी आप स्केल से नापोगे तो उससे छोटे को आप कभी भी किसी स्केल से किसी चीज को नापते हो तो जो स्केल होना चाहिए या तो उस चीज का साइज के बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा हाँ कि ना। अरे बोलो। फिर से बता दिया जो सारी चीजें बताई थी, आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हो। आगे बढ़ जाऊं? बोलिए मालिक। देखो भाई नहीं बोलोगे तो मैं सिर्फ वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभी पता है बहुत टफ टॉपिक आने वाला है, अच्छे अच्छों को नहीं समझ में आता है, मालूम है, टीचर भी नहीं समझ पाता है ठीक से। और मैं आपको पूरा अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन आप लोग हैं कि मैं पहले से बोला था, मेरे को पता स्क्रोडिंजर भी पढ़ के नहीं आओगे, और किसी ने अगर पढ़ा होगा तो उसको समझ में आएगा वो कैसा टॉपिक है। एक लाइन नहीं समझ में आता उसको, बच्चों को। ये 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्लास में पार्टिसिपेट करो। और क्या आपसे डिमांड कर रहा हूं? सोना चांदी थोड़ा ना डिमांड कर रहा हूं। आप लोग सब जो है सो, ज्यादातर बच्चे जो है सो कल फादर डे सेलिब्रेट किए, पापा का फोटो डाले व्हाट्सएप स्टेटस पे, विश भी किए होंगे, बहुत लोग केक भी काटे। आप लोग एक्चुअली में क्या, फादर्स डे एक दिन नहीं होता है सर, ये अंग्रेज वाला चीज है। फादर्स डे 365 दिन होता है, 24 घंटे होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही बच्चा सही बेटा होता है जो पढ़ाई खूब करता है, वो बच्चा बेटा सब या बेटी वो अच्छी होती है, ठीक है, जो अपने माँ बाप का जो है ना सीना हमेशा चौड़ा रखे, हमेशा वो प्राउड करे। ऐसे प्राउड करेंगे आप लोग पे। फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बोलने से यू आर माई लवली डैड, आई एम द, आई नो यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, ये खाली बोलने की बात है क्या? करके बताओ। उन्हीं के लिए करो कम से कम, और किसी के लिए नहीं। तो मैं बोला फादर्स डे हमेशा होता है, एवरी डे इज अ फादर डे। और मुझे खुशी हुआ कि आप लोग कल सेलिब्रेट किए, मैं भी सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या उस चीज को, सिर्फ वो सेलिब्रेशन एक दिन का है? और क्या आपने ऐसा सोचा कि मैं अपने पापा को प्राउड करूंगा? सोचिए इस चीज के बारे में। क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेटा, मैं कहां बोल रहा हूं आप बहुत ज्ञानी बन जाओ, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैंने ऐसा बोला? बोला कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लड़ता है ना वही हारता है, जो लड़ता ही नहीं है वो तो भाई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ही इज नॉट अ सोल्जर। चलो माइक्रोस्कोप, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। ठीक है, what is the uncertainty involved in measurement of its velocity? ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हो, कितना दिया है सर? 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। आप कैसे पकड़ा? क्या बोला? टू लोकेट एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ 0.1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। 0.1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में एटम को लोकेट करना, मतलब एटम यहां भी हो सकता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम मान लो टोटल लेंथ है, एटम यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इसी बीच में कहीं पे एटम है, मतलब एटम के पोजीशन में कितने की अनसर्टेनिटी है टोटल बताओ? 0.1 एंगस्ट्रॉम की। तो यहाँ जो 0.1 एंगस्ट्रॉम वैल्यू है ये एक्चुअली में क्या है?
बोलो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बिकॉज यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या मेजर कर रहे हैं, लोकेट कहाँ पे कर रहे हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम लेंथ के अंदर, तो ये कहीं भी हो सकता है इस बीच में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यार? क्वांटम जो लेवल होता है ना, क्वांटम लेवल जो होता है ना, मतलब कि छोटे पार्टिकल्स की जो फिजिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। किस पे चलता है? बोलो, प्रोबेबिलिटी पे। वहां कुछ भी सर्टेन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन यू कांट फाइंड, यू ऑल कैन ओनली फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ ये हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है सर? 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बोल रहा है डेल्टा वी का वैल्यू क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। डेल्टा एम, इस बार मैं एम डायरेक्ट डेल्टा पी को एम इंटू डेल्टा वी लिखूँ, एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? एच बाई 4 पाई। ठीक है सर। यहाँ इलेक्ट्रॉन है सर, मास डायरेक्ट डाल दीजिए 9 पॉइंट, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है बोलो? 9.1 × 10⁻³ वेरी गुड। 31 क्या केजी ग्राम? ग्राम। वेरी गुड। ठीक है, इनटू, बस पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में इंथुजियास्टिक वे में। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता बोलिए, आप बोलिए कि सर आप थोड़ा और अच्छे से समझाओ, थोड़ा और टीचिंग का स्टाइल थोड़ा सा और ये कीजिए। आप बोलिए तो बोलिए तो, ठीक है, आप अच्छे से प्यार से रिस्पेक्ट से बोलोगे, क्यों नहीं सुनेंगे? ठीक है, इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें? मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को ऐसा यूनिट वैल्यू मिले, ताकि मुझे यूनिट में कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या हो जाएगा? 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 3.14। यहां से जब आप डेल्टा वी का वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ का आंसर है आपको 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डिस्टेंस का जो अनसर्टेनिटी है उसको बहुत कम लिया, जो डिस्टेंस का पोजीशन आपने बहुत ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश किया। 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का एक्यूरेसी, मतलब 10⁻⁻11 मीटर का एक्यूरेसी। आप समझ रहे हो? मतलब 1 मीटर के 1000 करोड़वे हिस्से तक आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। एक 1 मीटर के 1000 करोड़वे, 10⁻10⁻11 जीरो मतलब 1000 करोड़ होता है, तो आप 1 मीटर के 1000 करोड़वे हिस्से पे आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, मतलब आप एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त लेवल पे चेक कर रहे हो, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया। अरे बोलिए सर, जितना एक्यूरेटली आप एक चीज को कैलकुलेट करोगे, दूसरी वैल्यू उतना ही अनएक्यूरेट होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाऊं मैं? दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ में? आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मतलब का समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग करता है ये? फील करो उस चीज को, खाली फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि फॉर्मूला आप रट लोगे और फील नहीं करोगे तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे क्या ये प्रिंसिपल लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे बोलिए सर। यस सर। गुड गुड बेटा, गुड। चलिए, तो आगे हम आ रहे हैं। देखिए बेटा, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है वन ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री का, समझने के लिए। क्यों ये टफेस्ट पार्ट है, क्यों ये, इसको मैं बोलूंगा। हम कहाँ पे घुस रहे हैं, इससे पहले मैं हेडिंग दे देता हूं दूसरा। ठीक है, क्यों ये टफेस्ट पार्ट है? ये इसलिए टफेस्ट पार्ट है क्योंकि क्योंकि आज भी इस पे साइंटिस्ट बहस करते हैं, आज भी कोई इसके बारे में एक्यूरेटली नहीं जानता है कि ये है क्या। क्वांटम फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। क्लासिकल फिजिक्स जो है ना, न्यूटन का फिजिक्स, आपने जो आप जिसको बोलते हो एफ इजिकल टू एम ए, वो एब्सोल्यूट हो चुका है अब। ठीक है ना, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब पुराना। ठीक है, उस पर इतना रिसर्च हो चुका है कि भाई बहुत कम चीजें हैं जो ऐसा है कि एकदम आए मार्केट में तो तहलका मच जाए कि ऐसा तो कभी आया ही नहीं। ठीक है, क्वांटम एकदम नया चीज है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स किस पे, क्वांटम का मतलब क्या होता है? छोटा, लोग बताया था आप लोग को। ठीक है, ये छोटे चीज का फिजिक्स है, और जो हम बहुत छोटा मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे या एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे जो फिजिक्स के अगर जनरल लॉज लगाएंगे ना, न्यूटन वाला, तो वहां पे वो फेल हो जाता है पूरी तरह से। वहां पे वो क्या हो जाता है बोलो? फेल हो जाता है। जैसे आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के आप एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता सकते कि सर ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा। जैसे आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट का बता सकते हो ना, अगर ये इक्वेशन का यूनिवर्सल इक्वेशन है, किसी भी इस इक्वेशन से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। देखो, एफ इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी लिखते हो सर? आप लिखते हो?
लिखते हो ना, इस इक्वेशन से कुछ भी निकाल सकते हो। एक आप dv by dt लिखते हो, dv by dt के हेल्प से आप पोजीशन निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हैं ना, बोले कि नहीं? अरे बोलो, अरे बोलिए, कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, आपके पास वेलोसिटी है, आप एनर्जी निकाल सकते हो, dx by dt की वैल्यू आपको पता है तो आप इस इक्वेशन से मतलब कि पार्टिकल के बारे में हर कुछ बता सकते हो, पोजीशन, एनर्जी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ये लॉ आप किस पे नहीं लगा सकते? क्वांटम लेवल पे नहीं लगा सकते। वहां पे आप फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन करके नहीं यूज कर सकते, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, वहां बर्बाद हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या आता है? क्वांटम। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स बहुत टफ है, क्योंकि वो जो जो जनरल ट्रेंड हमारा सोचने का है ना, उसको पूरी तरह से बदल सकता है। आप कभी नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। बस आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर रीजन में होगा। आप ये नहीं बोल सकते हाँ यहाँ डॉट पॉइंट करके यहाँ पे होगा। जैसे एक आदमी है, ये कार है, वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में सीधे चल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 1 घंटे के बाद सर वो यहाँ पे इस पोजीशन पे एग्जैक्ट पहुंचेगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, इस पोजीशन 10 किलोमीटर आगे यहाँ पे पहुंचेगा 1 घंटे बाद। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये वेलोसिटी है इतनी। जैसे यही गलती बोर्ड ने की, यही गलती बोर्ड ने की, उसने एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी सब पता लगा दिया, उसने ये चीज ध्यान नहीं दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, अनसर्टेनिटी हमेशा होती है मेजरमेंट में। अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? बड़े ऑब्जेक्ट में वो अनसर्टेनिटी Yes, sir. पता ही नहीं लगता, बड़े ऑब्जेक्ट में वो अनसर्टेनिटी पता ही नहीं लगता, लेकिन आप जब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो वहां छोटा सा भी अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा चीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए सर। ठीक है ना, आप लोग बहुत नया और अच्छा चीज सीखने जा रहे हो। सच बता रहा हूं, अगर आप लोग को ये आ गया ना, जितना मैंने पढ़ा है, देखो ये किसी को आप लोग को पढ़ना नहीं है, ये सब चीजें आप बीटेक में पढ़ोगे डिटेल में। वहां आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ये सारी चीजें डिराइव करनी पड़ेगी, फिजिक्स में है ये चीज। और अगर आप एमएससी फिजिक्स करते हो आईआईटी से, तो उसमें तो और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप जनरल बीटेक भी करोगे तो बीटेक के एक पेपर में फिजिक्स होता है, ठीक है, 2 पेपर में, उसमें से ये है, उस चीज में है, और वहां आपको करना पड़ेगा ये सब चीजें। लेकिन वो बहुत बाद की बात है, अभी जस्ट इसकी शुरुआत है, तो आपको बहुत बेसिक लेवल पे इस चीज को, बस इक्वेशन को समझना है, सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है उसको। और आप उतना भी सीख गए ना सर, तो आप किसी का भी मौज ले सकते हो, सही बता रहा हूं। तो कम से कम मौज लेने के लिए पढ़ लो, सीखने के लिए नहीं तो। अरे बोलिए सर, स्टार्ट करें फिर? थोड़ा सा दिल थाम के एकदम प्यार से, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं उतना ही समझना है, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए, जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है ना, इट वाज डेवलप्ड बाय स्क्रोडिंजर एंड हाइजेनबर्ग, डेवलप्ड बाय स्क्रोडिंजर एंड हाइजेनबर्ग। जिसमें से मेन जो बंदा था इसको डेवलपमेंट में, स्क्रोडिंजर था, ही वाज द गाय, ठीक है। और स्क्रोडिंजर ने जब इसको समझने के लिए, क्वांटम फिजिक्स मतलब कि एटम के मॉडल को समझने के लिए, ठीक है, जब इसके लिए इक्वेशन दिया ना, तो वो इक्वेशन वो खुद ही नहीं समझ पाए कि ये इक्वेशन का मतलब क्या है। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बाद में धीरे धीरे उस चीज को प्रूफ किया गया, बाकी साइंटिस्ट उसको प्रूफ किए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ कि ना। Yes. ठीक है, एक सेकंड बेटा। तो बेटा मैं जितना पढ़ाऊं बस उतना ही समझना, उसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, एग्जैक्ट उस चीज को ही समझना है आपको, और उससे आपका आईआईटी का कोई सवाल नहीं छूटेगा, मैं इतना चैलेंज देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये नहीं कि स्क्रोडिंजर थोड़ा समझ लेते हैं यूट्यूब से, थोड़ा किताब से तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे टॉपिक है ये, ठीक है। यूट्यूब कुछ देखने का, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से सवाल आएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर जो क्या नाम है, वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, ठीक है, ये किसके बेसिस पे बनाया गया था? बताओ, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन? बेस्ड ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
फोटोन की तरह, जैसे फोटोन के बारे में आइंस्टीन ने बोला कि डुअल नेचर क्या है, डी ब्रॉगली ने उसको सब पे अप्लाई कर दिया, बोला कि भाई डुअल नेचर तो हर चीज का होता है, ठीक है ना, डी ब्रॉगली इक्वेशन से, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है ना। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, लेकिन वो चीज जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों उसी में दिखेंगे जिसकी मास क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक। अरे बोलो, ठीक है ना सर, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, ठीक है, मास बहुत कम स्पीड बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन, तो इसको उसी पे डेवलप किया गया, बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी वेव है, वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, जब तक आप इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली नहीं कोशिश करते हो देखने का, तब तक वो वेव रहता है, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे तो उसका वेव नेचर कोलैप्स हो जाता है। आपको मैं इस पे इसको पढ़ाने के बाद एक वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, पिछले साल भी बच्चों को दिखाया था मैंने, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, डुअल नेचर मतलब क्या, दोनों नेचर, ठीक है। स्क्रॉडिंजर डेवलप्ड, स्क्रॉडिंजर स्क्रॉडिंजर डेवलप्ड a mathematical equation, a mathematical equation, mathematical equation, ठीक है, to describe, to describe, to describe the wave nature of electron, the wave nature of electron, electron, ठीक है, considering, considering the bound movement of, the bound movement of, movement of electron, बाउंड मतलब समझते हो ना, बंधा हुआ, बाउंड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ऐसा तो नहीं है कहीं भी चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही रहेगा, ठीक है ना, जिसको अपन ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन ऑर्बिट में कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है। सिमिलर टू स्टैंडिंग वेव्स, जैसे स्टैंडिंग वेव होता है ना, उसका भी बाउंड मूवमेंट होता है, स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी जो मूवमेंट होता है वो बाउंड मूवमेंट होता है, ठीक है। और उसी का बोर ने क्या क्या नाम है, स्क्रोडिंजर ने क्या बनाया, उसको डिस्क्राइब, उसके वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर उसने ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव बेसिकली होता है कि आप लोग को मालूम है फिजिक्स में, वैसे वेव पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, एसएचएम वेव जो आएगी, कुछ पता है थोड़ा बहुत बेसिक भी, स्टैंडिंग वेव क्या होता है। अरे बोल दीजिए हाँ या ना, नहीं पता है तो बोलिए, मैं एकदम बेसिक लेवल का बता दूंगा, बोलो। नहीं पता, चलिए। अच्छा, ऐसे इमेजिन करो कि जैसे एक धागा लिया आपने, दो दीवार से बांध दिया, और इसको ऐसे करके बीच से आपने ऐसे करके टंग से कर दिया, तो क्या होगा, धागा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलने लगता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता है कि नहीं करता है, ऐसे 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 हिलने लगेगा ना, ऐसे टंग से, धागा टाइट बांध दिया दो साइड से और उसको बीच से ऐसे कर दिया, टंग टंग, होता है कि नहीं होता है, अरे बोलिए, ऊपर नीचे। और कभी कभी अगर आप जोर से करोगे तो तीन चार दिखने लगते हैं एक साथ, धागा एक ही होता है लेकिन नजर के धोखे का कारण तीन चार दिखने लगते हैं, अरे होता है कि नहीं होता है सर, ठीक है। तो यस तो यहाँ पे जो वेव बनती है ना बेटा, ये स्टेशनरी वेव होती है, यहाँ जो वेव बनती है ये होती है बेटा स्टेशनरी वेव, ये होती है बेटा स्टेशनरी वेव, ठीक है। स्टेशनरी वेव बेसिकली एक ऐसा वेव है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें क्या होता है ना कि आपका जो पार्टिकल होता है, जो भी वेव जिस पे चल रहा है, जो वेव, जैसे ये वेव बना, इसके पार्टिकल, ये स्प्रिंग, ये जो धागा है ऊपर नीचे कर रहा है टंग करके, तो इससे जो वेव बन रहा है, इससे वेव भी बन रहा है, पार्टिकल पार्टिकल का वेव बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, ये पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो अपने जगह से नहीं होता है, वो ऐसे कर सकता है, ऐसे नहीं जा सकता, क्या मेरी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह से नहीं आगे नहीं जाता ना पीछे जाता है, बस वो अपने जगह पे क्या होता है, बोलो, ऊपर नीचे होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, और हर पॉइंट पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है वेव का, जैसे यहाँ पे मान लो वेव का एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है, हो सकता है बीच में सबसे ज्यादा हो, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया,
यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ x डिस्टेंस पे ये इतना है, y डिस्टेंस पे इतना है, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से वेव का कहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा वो चीज हम देख सकते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वेव का, डेट इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। अरे बोलिए सर। बोल सकते हैं ना। अरे फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होने का मतलब है कि डिस्टेंस के साथ वो एम्पलीट्यूड चेंज होता है। फंक्शन ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या, कि डिस्टेंस के चेंज होने से इसका मतलब क्या, ए इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि एक्स के चेंज होने से ए चेंज होता है। डिस्टेंस यहाँ पे जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे इतना है, उसके आगे इतना है, उसके आगे इतना है। अरे बोलो सही, इक्वेशन समझ में, ए इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है सर? अरे बोलिए। यस ठीक है। स्टैंडिंग वेव का मैं एक और चीज बताता हूँ, ये ऐसे भी बनता है कि मान लो इधर से आपने एक जैसे, अच्छा ये देखा है कोई मूवी वूवी में ऐसे करके कि जैसे मैं वीडियो ऑन करता हूँ, आप लोग देखो और फिर बताओ। मैं नहीं दिख रहा हूं ना? अरे दिख नहीं रहा हूं नो ना? सर। ठीक है अभी दिखूंगा। नहीं सर। नहीं सर। रुको रुको दिखता हूँ, अभी दिखता हूँ, अभी दिख रहा हूं मैं? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे कि जिम में देखा है कोई जो कोई बॉडी बिल्डर या बॉक्सर वॉक्सर होता है, पूरा जिम करता है, ऐसे डंबल उठाता है, ऐसे ऐसे करता है, ये करता है, उसका दो मोटी मोटी रस्सी लेता है, ऐसे 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 करता है। यस सर। देखा है ऐसे ऐसे करता है, उससे Yes, बॉडी sir. बनती है, ऐसे 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 ऐसे, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजते रहता है। क्या, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अरे है कि नहीं? अरे Yes, होता है sir. ना। Yes, तो sir. तो जैसे करके जो ऐसे जो करता है ना, तो उससे एक वेव प्रोड्यूस होते दिखता होगा जो आगे तक ट्रेवल करता है, एंड तक। वो तुम जितना जोर से उस रस्सी को झटका दोगे वो उतना ही आगे तक वेव ट्रेवल करेगा। अरे बोलिए सर। यस सर। Yes, बात sir. समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर तुम एक तरफ से रामू ने पकड़ा रस्सी और दूसरे तरफ से श्यामू ने पकड़ा रस्सी, और दोनों ने ऐसे करके झटका दिया, तो एक इधर से वेव गया, एक इधर से। अब उस वेव में अगर आप ध्यान दो तो पार्टिकल जो वेव है वो अपना जगह चेंज करता है सर। अरे करता है कि नहीं करता है? वेव आगे बढ़ते ऐसे करके नॉट बनेगा, ऐसे जा रहा है ऐसे, और ये रस्सी है और ये आगे बढ़ते रहेगा। अरे बोलिए सर, वो वेव क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा। अरे बोलिए, समझ आ रहा है? Yes, sir. वेव Yes, अपने sir. जगह पे फिक्स नहीं होता। अगर वेव अपने Yes, जगह पे फिक्स है तो वो स्टैंडिंग है, अगर वेव अपने जगह फिक्स नहीं है तो क्या है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं सर? प्रोग्रेसिव वेव। वेव आगे बढ़ रहा है, दैट इज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो दो प्रोग्रेसिव वेव जब आपस में टकराते हैं ना सर, तो उससे जो वेव बनता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। बन सकता है, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो दोनों वेव है उसका इंटरफेरेंस कैसा होता है, उस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो उतना हम आगे का नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दो प्रोग्रेसिव वेव है, इंटरफेयर कैसे करता है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो वेव जो है सो स्टैंडिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन उस केस में भी स्टैंडिंग वेव बनता है। तो स्टैंडिंग वेव में होता क्या है कि कुछ पार्टिकल स्टेशनरी, जब दो वेव आपस में ऐसे कोलाइड करते हैं ना, और उससे अगर स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो उससे कुछ पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं। बस आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि उसका वेव नेचर को जो हम स्टडी करते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन का जो हम वेव नेचर को एटम के अंदर स्टडी करते हैं, उस चीज में हम क्या ख्याल रखते हैं, बोलो, कि उसका जो मूवमेंट है वेव का, इलेक्ट्रॉन मतलब वेव, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अरे बोलो, वेव। पार्टिकल सोचना उसको छोड़ दो, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तभी है जब तुमने उसको चुपके से देखने की कोशिश की। जैसे ही तुम उसको चुपके से देखोगे वो वेव से पार्टिकल बन जाता है। जैसे ही तुम चुपके से देखोगे उसको क्या बन जाता है, वेव से पार्टिकल। वेन एवर यू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन इट इज अ पार्टिकल, उसका जो वेव इक्वेशन है वो कोलैप्स हो जाता है। सोचो साइंस कितना, भगवान ने क्या चीज बनाई है भाई। मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार कि मतलब क्या है यार, मतलब देखा नहीं तो वेव, और जैसे ही तुमने देखा तुरंत पार्टिकल। वेव तुम देख ही नहीं पाओगे उसको। अरे बोलो, खाली उसका तुम इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, Yes, वेव sir. नेचर को स्टडी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही तुमने उसको ऑब्जर्व किया उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हो। जैसे मान लो कि
मतलब डॉक्टर ये देख सकता है कि तुमको जैसा तुम्हारा नाक फूला हुआ है, तुमसे पूछ सकता है नाक क्यों फूला, तो मेरे दोस्त ने मेरे को पंच मार दिया, लेकिन पंच मारते समय उसने नहीं देखा। तो ये वही चीज है, तुम वेव का इफेक्ट देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का इफेक्ट होता है, ऑब्वियस चीज है। बहुत सारे डिफ्रैक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेव ही शो कर सकते हैं, पार्टिकल शो नहीं करते हैं। और उस वो शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है, डिफ्रैक्शन तो जानते ही होगे आप लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी ये सब चीजें शो करता है, लेकिन जब भी आप उसको ऑब्जर्व करोगे इट विल बिकम ए पार्टिकल। नहीं ऑब्जर्व करो वेव, फोटोन का भी वही है, लाइट का भी वही है, ऑब्जर्व कर रहे हो पार्टिकल, जैसे ही ऑब्जर्व नहीं किया तुरंत वेव। अरे बोलो, समझ में आया? तो लेकिन ये जो वेव है वो एक बाउंड नेचर में, जो इलेक्ट्रॉन क्या है उसको तुम ये मत सोचो पार्टिकल है, वो फैला हुआ है। जैसे ही तुम जब सोचोगे ना कि न्यूक्लियस के अराउंड एक वेव बना हुआ है, एक वेव बना हुआ है और वही वेव इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है? अरे है कहाँ, वो पार्टिकल ही नहीं है ना, तो कैसे बोलोगे यहाँ है? वो तो कहीं भी हो सकता है। अरे बोलिए सर, डाउट है। हाँ बोलो। अरे इसमें सबको डाउट होता है, रे बोल, नहीं कुछ भी इसमें अजीब नहीं है, बोलो। मेरे को डाउट है तेरे को क्या, तेरे को जब पढ़ा रहा है उसको डाउट है, बोल। सर जब हम नोटिस करते हैं या फिर जब देखते हैं सर, तभी तो वो पार्टिकल होता है ना, तब तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन या फिर सर बता सकते हैं ना, तो हाँ फिर मोमेंटम या फिर हाँ हाँ, नहीं तो तुम क्या नाम है, हाँ जब उसको तुम देखते हो तो उसका वेव नेचर कोलैप्स कर जाता है, हाँ सही बात है, तब उसको तुम एज ए पार्टिकल देखते हो, लेकिन फिर भी तुम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अरे बहुत तेज है, बहुत छोटा है, समझ रहे हो? जैसे तुमने उसको देखा, यस। ठीक, तुमने देखा तो तुमने देख लिया वो कहाँ है, वो दिख गया, लेकिन तुम जब तक उसकी मोमेंटम जब तक चेंज निकालने की कोशिश करोगे वो पोजीशन ही चेंज कर लेगा अपनी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर तो फिर निकालो। सीरीज में पुट करके सर निकाल क्या? सकते हैं। नहीं सर नहीं नहीं, पोजीशन नहीं। को सर सीरीज में पुट करके। हाँ देखो, जैसे देखो, हाँ तो निकालते हैं ना, यस। वो निकालते हैं, निकालते हैं, लेकिन आप एक बार ऑब्जर्व करोगे, जैसे तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो सर, करते हैं ना, आपने लैब में किया होगा, तो क्या आप एक ऑब्जर्व एक रीडिंग लेते हैं, कितनी रीडिंग लेते हैं? 5 सर लेते हैं जितनी कम बार से कम, चाहिए होगा या फिर जितनी बार हो सकता 5 है। यस रीडिंग सर। तो एटलीस्ट लेते ही है। स्कूल के एक्सपेरिमेंट में, ये सब एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, 5 रीडिंग तो लेते ही है। चलो ठीक है, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया कि इसका ये पोजीशन है, ये इसकी वेलोसिटी है, आपने उसको देख लिया, पता लगा लिया, ठीक है। तो भाई ये उसकी वेलोसिटी, जैसे ही आप उसकी वेलोसिटी को बोल दिए कि सर इतना है, ये इसका पोजीशन इतना है, तो जब से आप बता दिए सर ये पोजीशन है, वेलोसिटी है, मतलब, और वो गोल गोल घूम रहा है, तो आप दोबारा से ये बता सकते हो ना कि इतने टाइम बाद वो वहीं होगा, बता सकते हो ना, यस सर। ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद यस उसको सर। वापस से वो एक्सपेरिमेंट करके उसको चेक करोगे तो वो कहीं और निकलता है। तो जब आप बहुत सारी अच्छा रीडिंग अच्छा। को एक साथ मिलाते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? एक पैटर्न मिलता है। क्या मिलता है? एक पैटर्न। तो इसलिए तो मैंने बोला कि ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां, क्योंकि आपने एक बार ऑब्जर्व किया यहां निकला, एक बार ऑब्जर्व किया, आप सही बोल रहे हो, मैथमेटिकल इक्वेशन निकलेगा, उससे पुट करेंगे तो सर मिलेगा ना, सही बात है, आप पुट करोगे मिलेगा, एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जब आप उस सबको मिला के देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि सर ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया मेरे को अलग अलग जगह मिला। लेकिन हाँ, उसके बेसिस पे हम एक रीजन बनाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस बाउंड रीजन में, ये एक रीजन है सर, ये स्फेरिकल रीजन है या एक डंबल रीजन है, इसमें रह सकता है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्ट बोल रहे हो तुम, एक बार निकालोगे एक पॉइंट निकलेगा, एक बार निकालोगे दूसरा पॉइंट निकलेगा, तो उससे हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सर एक बार यहां निकाला, एक्सपेरिमेंट किया तो यहां मिला, एक बार एक्सपेरिमेंट किया यहां मिला, एक बार एक्सपेरिमेंट किया यहां मिला, एक बार एक्सपेरिमेंट किया यहां मिला, और सबको मिला के मैंने ये रीजन बनाया है। अरे बात समझ में आ रही है? और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्बिटल, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं सर? अरे बोलो, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का डेफिनेशन ही यहाँ यस वही ऑर्बिट। होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो यू कैन फाइंड इट
कि कहां पे उसके मिलने की संभावना है, लेकिन तुम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तुम जैसे ही दोबारा कैलकुलेट करोगे पोजीशन चेंज कर देगा। एक बार ऑब्जर्व किया यहां, फिर ऑब्जर्व किया कहीं और, कैसे बताओगे यही रहता है? उसके लिए तो तुमको उस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि देखो अभी मैंने इसका पोजीशन वेलोसिटी निकाला, देखो अभी थोड़ी देर बाद वही मिलेगा ये। अरे है कि नहीं? वो मिलेगा ही नहीं। समझ आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते सर हैं। और एक बात है सर। हाँ बोलो। सर देखने और ना देखने में सर एक ही डिफरेंस है ना अरे वही तो उसके चीज है पास बाबू। फोटोन होगा तो तभी हम देख पाएंगे। वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ, वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ कि वही तो अमेजिंग चीज है ना। मैंने क्या बोला जब शुरुआत की, भगवान ने भी क्या चीज बनाई है कि तुम देखो तो पार्टिकल, नहीं देखो तो वेव। उसी चीज को तो हम नहीं समझ पा रहे हैं ना। आज तक एटम एग्जैक्टली कैसा दिखता है किसी को नहीं पता। सब प्रोबेबिलिटी बताते हैं। सब क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी। नहीं पता। अभी भी चल रहा है रिसर्च। क्वांटम फिजिक्स पे लोग पीएचडी कर रहे हैं और बड़ी आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जिसने जो बोल दिया सब सही है। अरे बात में समझ में आ रही है? यहाँ की प्रोबेबिलिटी आ गई, वहां पे तो भाई सब सही है। अरे बोलो, अगर मान लो कि एक सिक्का तुम उछालोगे तो तुमसे पूछेगा क्या आएगा, तुम बोलोगे हेड या टेल, बोलोगे ना? अरे हाँ या यस। ना? लेकिन एक तीसरा अगर बंदा बोलता है, मैं बोलता हूं नहीं सीधा खड़ा रहेगा, तो क्या मैं गलत हूं? नो सर। हो सकता है सीधा खड़ा हो जाए भाई। 1 लाख बार तुम उछालो, 1 लाख में से 99,999 बार वो लेट जाए, एक बार सीधा खड़ा हो जाए। मैं भी गलत नहीं। प्रोबेबिलिटी का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसको समझ नहीं आया उसको पूरे जीवन नहीं समझ आएगा, और जिसको समझ आ गया वो उसको इंजॉय करता है भाई। उसको लगता है यार क्या मस्त चीज है यार, ये मजा दे रहा है, क्या चीज है यार। बाकी चीजें तो अलग, ये एकदम अलग, फैसिनेटिंग, एकदम अलग एक्सपीरियंस इससे। बाकी चीजें देखो, ये कार है, चल रही है, कहां मिलेगी? यहाँ यहाँ मिलेगी सर। फिजिक्स में क्वेश्चन आया, द बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, द बोट इज मूविंग अप स्ट्रीम विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, and the speed of the stream is 5 meter per second, and the stream is going and the boat is moving upstream. Calculate the क्या नाम है, position of the boat after 10 minutes या 10 seconds। फट से कैलकुलेट करके ये निकाल लिया। यहाँ ही सब नहीं चलता है। अरे बोलो, तो कुछ चीज लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यार, बड़ा मजेदार चीज है यार। मैं जितना इसको कर रहा हूँ उतना ही भाव खा रहा है, मैं जितना इसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ ये इतना ही भाव खा रहा है। कुछ लोगों को लगता है अबे यार क्या है यार, ये निकाला, ये निकला, ये निकला, ये दिमाग खराब, भागो इसको छोड़ो। अब उसको आप कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए तो बोला, मेरे एक भैया थे, ठीक है, ही इज वेरी, मतलब कि बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ही इज इन यूएस और काफी रिसर्च वगैरह उन्होंने कर रखा है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे और सेम मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं उसकी उनकी बातों को समझ में आया। बोलते हैं ना, जब भी तुम प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हो ना, प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी कोई थ्योरी नहीं है कि तुमने पढ़ा तुमको आ गया। वो ये है, अंदर से आती है। अगर तुमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा है, तो तुमको बड़ा मजा आएगा। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, सारी चीजें समझ। लेकिन अगर तुमने अंदर से उसमें पे थोड़ा भी डाउट किया, तुमको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा होता है जब भगवान होता है ना, भगवान का कोई प्रूफ है सर? बोलो, है क्या? अगर तुमने उनको एक्सेप्ट किया तो सब सही है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बोलो क्या है, सब सही है, सब अच्छा लगता है। और नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुम्हारा माथा ही खराब हो जाएगा। है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है? बात यस। समझ में आ रही है? तो यही सब चीजें हैं, यही है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज गॉड, गॉड का बनाया हुआ चीज। और गॉड गॉड चाहते हैं कि बेटा अभी तुम लोग को इतनी औकात नहीं हुई कि इस चीज को अभी पूरी तरह समझ पाओ। अभी पढ़ो और पढ़ो और फिर आगे बढ़ो और समय लेके इस पे सोच के फिर और आगे समझो।
तुम लोग समझोगे आगे, तुम लोग में से कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, हो सकता है कोई नया ब्रेक थ्रू ला दे और समझे, कोशिश करो। हो सकता है यही तुम्हारा जीवन का यही एक क्लास हो जिस क्लास से तुमको ये मोटिवेशन मिल जाए, तो हमको क्वांटम फिजिक्स में ही रिसर्च करना है, कुछ नया डिस्कवर करना है, हमको जानना है कि एक्चुअली में एटम क्या है। हो सकता है भाई, किस इंसान की जिंदगी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। मेरी हो सकता है इस क्लास में जिंदगी पलट जाए, तुमको पढ़ाने के बाद तुम ऐसा कुछ मुझे सिखा दो कि मुझे लगे यार ये तो चीज है। या हो सकता है मैं तुमको ऐसा कोई बात बोल दूं जो तुमको ऐसा लग जाए, तो लगने की बात है, अंदर से आती है चीजें, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। चलिए तो आगे बढ़ जाए। तो इसको आप समझ लीजिए, जस्ट एब्जॉर्ब कीजिए, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कीजिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, एब्जॉर्ब नहीं कीजिएगा तो माथा दर्द करेगा। अरे बोलो, ठीक। तो स्टैंडिंग वेव समझ में आया? यस ये धागा स्टैंडिंग वेव, ठीक है। जब दो प्रोग्रेसिव वेव मिलते हैं तब भी स्टैंडिंग वेव बनने का चांसेस होता है। स्टैंडिंग वेव जब बनता है तो जैसे दो प्रोग्रेसिव वेव मिलने से स्टैंडिंग वेव जब बनता है तो उसमें कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, वो नहीं हिलते हैं, बाकी हिलते हैं अगल बगल वाले, ठीक है। चलिए तो ये स्टैंडिंग वेव है। तो स्टैंडिंग वेव का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में बस इतना ही है कि बाउंड रीजन में हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक, बस और कुछ नहीं। बाकी स्टैंडिंग वेव डिटेल में, पूरे डिटेल में फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई स्टैंडिंग वेव की बात। तो हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को हम क्या करते हैं, बोलो, स्टडी करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन के थ्रू, ठीक है ना, इन द बाउंड रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। बाउंड मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन में, ठीक है। अब इसको हम स्टडी करते हैं थ्रू इक्वेशन, इसको हम स्टडी करते हैं थ्रू इक्वेशन दैट इज नोन एज स्क्रोडिंजर इक्वेशन। जो जो आप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हो, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, इसका मतलब क्या है, एटम के शेप को, मॉडल को स्टडी करना कि वेव एटम, क्योंकि भाई न्यूक्लियस तो बीच में है, उसका तो कोई कहना ही नहीं है। आपको तो ये देखना है ना कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट आपने पकड़ लिया तो एटम का मॉडल कैसा है वो आपने पकड़ लिया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो घूमता है चारों तरफ क्लाउड की तरफ, ठीक है ना। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो इसको समझाने के लिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इन अ बाउंड रीजन को समझाने के लिए स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया जिसको अपन बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखिएगा क्या होता है, बड़ा मजेदार है। डेल टू साई, स्क्रोडिंजर इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर। मजे लो बस, जितना मैं बताता हूं उतना ही सीखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी तुमको कोई कुछ सिखाने की कोशिश करो, बोल देना बाहर में जाओ, शुभम सर ने इतना ही बताया, मैं इतना ही पढ़ूंगा, ठीक। मतलब कोई भी यूट्यूब या कोई भी किताब से तुमको जितना बोला उतना ही, ठीक है। डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। 25 साई बोलते हैं, फाई नहीं, इजिकल टू जीरो, ठीक है। ये है आपको स्क्रोडिंजर का इक्वेशन। अब ये तो भाई अजीब टाइप का कुछ दिख रहा है, यहाँ पे डेल क्या है सर पता है, जैसे आप dy बाई dx लिखते हो ना, अगर हम एक दो वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं, तीन वेरिएबल, तो d को हम डेल्टा डेल लिखते हैं, ठीक है। ये d, ये डेल जो है वो कुछ नहीं है, हाँ, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। जैसे d जो होता है कंप्लीट डिफरेंशियल शो करता है, ये क्या शो करता है, पार्शियल डिफरेंशियल। मतलब जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वहां पे d को हम डेल लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ कि ना। तो इस इक्वेशन में ये डेल है, ये एक्चुअली एक काउंटर इक्वेशन है, काउंटर इक्वेशन ऑफ f इज इक्वल टू एम ए। दिस इज अ काउंटर इक्वेशन ऑफ f इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। जैसे आप f इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप उसके दम पे, मैंने दिखाया आपको, पोजीशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये यूनिवर्सल टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। उसी तरह जैसे मोशन का ये क्या है, मोशन का ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, f इज इक्वल टू एम। आप जानते हो 3 लॉज ऑफ मोशन है, सेकंड ही तो है एक इक्वेशन, बाकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो सब पता है। जैसे ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना, इसको ये मालूम है तो हर कुछ मालूम है मोशन के बारे में। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का मोशन का ये यूनिवर्सल इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इस इक्वेशन के हेल्प से आप सारी चीजें निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो, सारी चीजें आप इससे निकाल सकते हो, वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, यस सर। ठीक है। अब देखिएगा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये है आपको पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम क्या है बेटा, मास। एम क्या है सर, मास। इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है आपको क्या, बोलो। एच क्या है सर आपको, ये एच है। एच क्या है सर, बोलो। सिंपल यूजुअल मीनिंग है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। ई क्या है सर आपको, ई, ये ई जो है ये क्या है सर, टोटल एनर्जी। क्या है सर, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है सर, बोलिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है सर, बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी है सर। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है सर, ठीक है। अच्छा साई क्या है, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं साई। क्या पढ़ते हैं सर, साई, 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 पी साइलेंट, साई। अरे बोलो, ये एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। ये साई, क्या बोलते हैं इसको, साई बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है सर वेव फंक्शन। क्या होता है सर, इसको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड जानते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड। और इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल क्या है। अभी तो ऐसे बता चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये साई से बेसिकली हमको ये सारी चीजें पता लगती है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बेटा वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन को क्या एग्जैक्टली इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आप बस इतना समझो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, इलेक्ट्रॉन जो वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड है, या फिर ऑर्बिटल है। एग्जैक्ट इसलिए डिफाइन नहीं कर सकता, ये प्रोबेबल है। अरे बोलो हाँ या ना। इसलिए तो बोला, जो स्क्रोडिंजर ने जब ये क्वेश्चन निकाला ना मैथमेटिक्स से, तो उसको खुद ही नहीं पता था ये है क्या। अरे बोलो, ठीक है। बस इतना जान लो, इसको ये बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब तो तुम समझ ही रहोगे, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ये वेव है, ये एम्पलीट्यूड है। अरे बोलो, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड बोल लो, इसी को वेव फंक्शन बोलते हैं, इसी को ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। अरे ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, लेकिन अभी नहीं, कब करना है, आगे बीटेक में करना है या बीएससी में करना है, उसमें हमको समझना है, फिजिक्स में, ठीक है। आपको मिलेगा मौका इसको करने का। लेकिन अभी हमको इसका सॉल्यूशन तो नहीं पढ़ना है कि इसको सॉल्यूशन कैसे कराते हैं, इसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। साई का, ये साई जो है ना, इसी का वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। इसको तो हमको नहीं पता है कि साई के मतलब कि हमको ये नहीं जानना है कि साई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या डेरिवेशन होगा। लेकिन हमको ये पता, ये हमको जानना है कि साई की जो सॉल्यूशन है उसका वैल्यू क्या क्या होता है, साई का वैल्यू क्या क्या होता है सॉल्व करने के बाद। तो वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो व्हेन स्क्रोडिंजर स्क्रोडिंजर solved this equation for हाइड्रोजन। देखो स्क्रोडिंजर का भी इक्वेशन था ना, ये बस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही चला, ठीक है ना। बाकी पे वो चला ही नहीं पाया ठीक से, ठीक है। लाइक स्पीसीज, क्योंकि बाकी सब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो चल जाता है, ठीक है। लाइक स्पीसीज 4 फाइनाइट, जो मैं लिख रहा हूं बस लिखिए उसको और उतना ही समझिए। कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड साई, सिंगल वैल्यू ऑफ साई, ठीक है। जब एक फाइनाइट और सिंगल क्या नाम है, कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यू ऑफ फाइंड की सॉल्यूशन, मतलब कि स्क्रोडिंजर ने इस इक्वेशन के हेल्प से साई की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। साई की वैल्यू फाइंड की तो उसको 3 इंटीजर मिले, 3 इंटीग्रल वैल्यूज मिली इसके आंसर के तौर पे, इस इक्वेशन के आंसर के तौर पे 3 इंटीजर्स। और इन इंटीजर्स को नाम दिया गया क्वांटम नंबर्स। क्या नाम दिया गया सर, अरे बोलिए। इन वैल्यूज को क्या नाम दिया गया, जो स्क्रोडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व करके जो साई की जो 3 इंटीग्रल वैल्यूज निकली, उन वैल्यूज को क्या नाम दिया गया, क्वांटम नंबर्स नाम दिया गया, ठीक है। ओके, आर ऑब्टेन, ठीक है, एज अ, ठीक है, एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ
स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ठीक है ना। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के सॉल्व करने से अपने आप ये 3 वैल्यूज आई, ठीक है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस, सॉल्व करने कॉन्सिक्वेंस है। क्या क्या वैल्यूज आई सर? 3 इंटीग्रल वैल्यूज आई, उनको बोला गया क्वांटम नंबर। उन 3 इंटीग्रल वैल्यूज को बोला गया क्वांटम नंबर, उनको इंडिविजुअली क्या नाम दिया गया? एक को नाम दिया गया सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रिमेंबर दीज आर द वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द व्हाट? बोलो, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, साई की वैल्यूज हैं ये, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक का नाम दिया गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक का नाम दिया गया, बोलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर सर उसके सॉल्यूशन से निकले। एक और क्वांटम नंबर आया बाद में, ठीक है, एक और क्वांटम नंबर आया बाद में, लेकिन वो इसके स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व करने से नहीं मिला था, वो साई की वैल्यू उसको सॉल्व करने से नहीं मिली थी, वो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई थी, ठीक है। फोर्थ क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, उसका नाम रखा गया स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, called spin quantum number, okay, was obtained, was obtained, was obtained experimentally, experimentally due to spin off of electron about its own axis। देखो इलेक्ट्रॉन का दो चीजें पता लगी कि ये सिर्फ गोल गोल नहीं घूमता है न्यूक्लियस के दौरान, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो उस एक्सिस पे जो उसका मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक और क्वांटम नंबर का डिस्कवरी हुई एक्सपेरिमेंटली, और उस क्वांटम नंबर का क्या नाम है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये बेसिकली जो एक्सिस पे जो अपने घूमता है इलेक्ट्रॉन उसके बारे में बताता है। जैसे अर्थ घूमता है ना सन के अराउंड, रेवोल्यूशन भी करता है, रोटेशन भी करता है, तो उस रोटेशन के बारे में पता लगा रहा है कौन? पता लगाने के लिए कौन सी वैल्यू है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आई ऑर्बिटल की बात। एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है सर? बोलो, वेव फंक्शन को ही ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय, इस अब क्यों बोलते हैं वेव फंक्शन को ऑर्बिटल? क्योंकि वेव फंक्शन का ये 3 सॉल्यूशन निकला मैथमेटिकली डिराइव करने पे, और ऑर्बिटल जो है ना वो बेसिकली ऐसा चीज है जो इन्हीं क्वांटम नंबर के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है, डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। अब भाई ऑब्वियस चीज है कि स्क्रोडिंजर वेव के इक्वेशन मतलब साई के वैल्यू की जो वैल्यूज है वो एक चीज को डिस्क्राइब करती है, मतलब वो चीज क्या है? साई ही है, ठीक है ना, मतलब साई ही है। अरे बोलो हाँ या ना। पचाने की कोशिश कर रहे हो ना तुम लोग, डाइजेस्ट करने की, हाजमोला खा लो, नहीं हो रहा है तो एकदम सबसे इजीएस्ट वे में बता रहा हूं आपको, सबसे इजीएस्ट वे में, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में? विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, वेव इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एटम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, एक न्यूक्लियस के क्या इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, एटम के अंदर उसके हर चीज के बारे में, मतलब इंक्लूडिंग स्पिन, तो उसके लिए इन 3 के अलावा इन 3 से आप क्या बोल सकते हो? बोलो, आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो? अरे बोलो कि पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ कितनी दूर है, कैसा है, किस हिसाब से है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन एक चौथा जो आपको स्पिन क्वांटम नंबर है वो कंप्लीट हर चीज बताने के लिए, अगर वो भी आप इंक्लूड कर लेते हो तो आप हर चीज बता सकते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, इंक्लूडिंग जो लास्ट चीज बची रोटेशन। रोटेशन को भी क्या कर देता है? स्पिन एक्सप्लेन कर देता है। तो क्या लिखेंगे? टू डेजिग्नेट, टू डेजिग्नेट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स, नंबर आर नीडेड, ठीक है सर। अरे बोलिए, कौन कौन से क्वांटम नंबर? 3 तो सर आपको स्क्रोडिंजर के सॉल्यूशन है, और चौथा बोलिए एक्सपेरिमेंटली निकला है, ठीक है सर।
अरे ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब पता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, देखो अब कोई भी चीज, अच्छा एक बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? जनरली 3 टाइप के मुझे पता है। एक कार्टेशियन, एक क्या होता है बोलो सिलिंड्रिकल, और एक क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होगे। अरे बोलो, कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल। अरे जैसे ये लिखते हो ना तुम एक्स वाई, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, ऐसे लिख देते हो तो ये कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें एंगल वेंगल की बात नहीं करते हम, सिर्फ कहाँ पोजीशन है उसकी बात करते हैं। पोलर में क्या बात करते हैं, एंगल की ही बात करते हैं। फिर सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन को इजीली सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन, वेव इक्वेशन कैन बी इजीली सॉल्व्ड, ठीक है, कैन बी मोर इजीली सॉल्व, ऐसा भी नहीं है कि एकदम आसानी से, मोर इजीली कंपैरेटिवली कैन बी। कैसे सॉल्व करना है ये मुझे नहीं जानना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्व करना किस में आसान होता है। इजीली सॉल्व इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आर थीटा और फाई से, जहां आर क्या है बोलो, रेडियल वेक्टर या रेडियल डिस्टेंस, या बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड ओरिजिन, ठीक है। थीटा क्या है बोलो, पोलर एंगल, और फाई क्या है, रेडियल क्या है, अरे बोलो एजोमुथल एंगल। मैथ्स में उल्टा बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं एजोमुथल एंगल, फाई को बोलते हैं पोलर एंगल। अरे बोलिए हाँ या ना, पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं, थोड़ा बहुत भी यस सर। पढ़ा है ना, तो ये सारी चीजें अननोन तो नहीं लग रही है, आर थीटा फाइव। अरे हाँ या ना तो बोलिए, उसी हिसाब से तो मैं आगे बढ़ूंगा ना सर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़ेंगे सर। अच्छा पोलर वाला पार्ट अभी नहीं हुआ है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे तो जहां तक याद है सिलेबस में शायद, वो पता नहीं, अभी का तो नहीं पता, हो भी सकता है नहीं हो, अगर होगा तो जरूर पढ़ाया जाएगा। अगर अच्छा खत्म नहीं हुआ अभी तक क्या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ चल रहा है क्या, नो सर। खत्म हो यस चुका है, हाँ सर, चल रहा है अभी। हाँ तो हो सकता है इसलिए अभी तक नहीं पता, कोई बात नहीं, जितना जानना चाहिए उतना मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट इट बी x, दिस इज बी y एंड दिस इज z, ठीक है, दिस y दिस इज z, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है p, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये p वेक्टर है, ये p वेक्टर है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है r, ठीक है। r क्या है हमारा बोलो, p पॉइंट तक गया है, ये r क्या है हमारा रेडियल वेक्टर, ठीक, या इसको आप सिंपल बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई प्रॉब्लम है सर, अरे बोलिए। थीटा को क्या बोलते हैं सर, थीटा भी मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आर क्या, आर क्या नाम है, थीटा क्या है सर, थीटा आपको, थीटा को हम बोलते हैं पोलर एंगल जो जेड एक्सिस के साथ बनता है, ठीक है, आपका रेडियल वेक्टर का पोलर एंगल, ठीक है। फाई क्या होता है सर, फाई भी एक टर्म होता है, मैं बताऊंगा थीटा और फाई कहाँ यूज करते हैं। जो आपको वाई के साथ एंगल बनता है ना, दैट इज फाई, जिसको अपन बोलते हैं एजीमुथल एंगल, एजीमुथल एंगल, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं है ना, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर मेरे को कोई पूछे कि z की वैल्यू, अगर ये एंगल होता है बेटा थीटा, ये एंगल क्या होता है सर बोलिए थीटा। तो अगर मैं कोई को पूछे कि z की वैल्यू क्या है सर, व्हाट इज z, z की वैल्यू सर कितनी है,
तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आर कॉस थीटा बोल सकता हूं मैं सर? अरे बोलिए हाँ या ना, यस बोल सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा ये देखिए, ये कौन सा प्लेन है सर? ये एक्स वाई प्लेन है क्या? ये एक्स वाई प्लेन है क्या? ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है क्या सर? अरे बोलो। यस ठीक है, दिस प्लेन इज, अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, बस प्लेन दिखा रहा हूं मैं। ये क्या हो जा रहा है यार ये? ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। अब इस प्लेन पे अगर मैं, अब इस प्लेन पे अगर मैं P का इमेज बनाऊं, मान लेते हैं ये प्लेन जो है ना, एक ये मिरर है, प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे एक इसका इमेज बनाऊंगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे, यहाँ पे इस प्लेन पे बन रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे जो इसका, इस प्लेन पे जो इसका रिफ्लेक्शन है, इसको मैं बोल दूं P डैश। ठीक है, तो ये P डैश होता है ना, ठीक है, P डैश जो होगा यहाँ पे, ठीक है, उसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा सर? आर ही होगा क्या सर? अरे बोलिए। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर नहीं होगा। इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा, अगर ये आर है, अगर ये वेक्टर ओपी वेक्टर, ये ओ मान लेते हैं इसको, अगर ये ओपी का जो वैल्यू है वो आर है, तो इसका अगर एक्स प्लेन में इसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, इसका वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा सर? क्या आर साइन थीटा होगा सर? अरे बोलिए। अरे y के साथ एंगल कितना बना रहा है सर? z के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो यहाँ पे हो गया है, और इसके अपोजिट में बनाएगा, इसको आप 3D में देखिए ना सर, 3D में देखने की कोशिश कीजिए। ये प्लेन है, इस पे 3D में, तो इसके साथ ये होता है ना, जो सेम एंगल पे होता है cos थीटा, जो अपोजिट होता है वो क्या होता है सर? साइन थीटा। तो ये r साइन थीटा नहीं होगा सर इसके प्लेन पे? अरे बोलिए। 3D में देखिए ना, 3D में इसको, ये Yes, 3D में देखिए, ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन, ये दो प्लेन, ये तीन प्लेन, यहाँ पे ये बीच में कहीं है, ये एक्स जेड प्लेन में पॉइंट नहीं है, हवा में पॉइंट है तीनों के बीच में। इसका मैंने जब एक्स पी वाई प्लेन पे रिफ्लेक्शन लिया, अगर जेड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, बोलो जेड की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? आर कॉस थीटा। तो एक्स वाई प्लेन में इसका एंगल ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 90 माइनस थीटा होगा ना। तो या तो इसको आर कॉस 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आर साइन थीटा। अरे बोलिए सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। yes, ठीक है, तो ये जो ओपी डैश है ना, उसके साथ जो वाई एक्सिस का एंगल बनता है, उसको अपन बोलते हैं फाई। उसको अपन क्या बोलते हैं सर? बोलिए फाई। और फाई आपका क्या होता है सर? एजुमुथल एंगल। फाई क्या होता है सर? बोलिए। एजुमुथल एंगल। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व किया जाता है, तो स्क्रोडिंजर को कंपैरेटिवली सॉल्व करना थोड़ा सा क्या होता है सर? बोलिए, आसान होता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ओपी आपका क्या आ गया सर? जेड आपका आ गया आर कॉस थीटा। ठीक है, ओपी आपका क्या है सर? आर है। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट, ये आपका एक वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, ओपी डैश का वैल्यू कितना है सर? आर साइन फाइव, आर साइन थीटा, है ना सर? अच्छा, ये हो गया ओ है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये आपको वैल्यू जेड का, वाई का वैल्यू कितना होगा सर? इसका वाई के साथ, वाई एक्सिस का, इसके साथ पी डैश के साथ एंगल कितना है सर? फाई है। और पी डैश, ओपी डैश का वैल्यू आर साइन थीटा। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके साथ? अगर एंगल फाई है तो आर साइन थीटा, साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा सर। अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? और x के साथ p डैश का एंगल कितना है सर? 90 माइनस फाइव है। तो x कितना हो जाएगा सर? ये को बार बार ब्रैकेट नहीं करता हूं, एक ही साथ कर दूंगा। ठीक है, x कितना हो जाएगा सर? r साइन थीटा, मतलब कि ओपी डैश का वैल्यू, और इंटू साइन फाइव हो जाएगा सर। अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है, हो जाएगा। yes, sir. अब एक चीज बताइए, हम यहाँ पे आर हमारा क्या है? ओपी हमारा क्या? ओपी को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो हो गया आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू।
OP इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, 3 है अगर तो 2 रहता तो OP वेक्टर को क्या डिफाइन करेंगे, जो आपका रेडियल वेक्टर आर है उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं। अगर 2D प्लेन में रहता है तो क्या करते हैं, x वेक्टर का स्क्वायर प्लस y वेक्टर का स्क्वायर 90 डिग्री, 3 है तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करेंगे सर, कर सकते हैं ना। अरे जैसे नहीं करते हो, ये जैसे ये है एक प्लेन है, ये y है, ये x है, ये वेक्टर है, तो हम करते हैं ना इस वेक्टर का मान लो जो भी वैल्यू होगा तो डेट ये अगर y है, ये अगर x है तो अपन करते हैं ना वाई स्क्वायर, y पे जो इसका जो इंप्रेशन पड़ा और जो x पे पड़ा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू यस सर। उसी तरह 3 होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है सर। वैल्यू पुट कीजिए r इज इक्वल टू, बस मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और कुछ नहीं, ठीक है। कैसे कैसे हम निकालते हैं, मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से इसका रिलेशन निकालना बस थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है सर, x कितना है सर r cos थीटा प्लस y कितना है सर r sin थीटा cos फाई है सर, ठीक है सर। और ये सॉरी x का वैल्यू r sin थीटा sin फाई था ना, x का वैल्यू कितना था, वैसे फर्क नहीं पड़ता है, x की वैल्यू कितनी थी r sin थीटा sin फाई, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस y कितना हो जाएगा सर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा cos स्क्वायर फाई, ठीक है। z कितना है सर, z है r cos थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको साइन कॉस ये जो भी रिलेशन है उसमें एक रिलेशन आर आर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एक रिलेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोई प्रॉब्लम है किसी को। तो आपको बस इतना सीखना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से काट ये इसको स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करना क्या होता है सर, आसान होता है मैथमेटिक्स वाइज, ठीक है सर। कैसे किया जाता है वो आपको सीखना नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं जानना है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं मैं, मुद्दे पे आता हूं। अब हो गया इधर उधर की बातें बहुत, अरे बोलिए यस सर। आ जाऊं, तो मुद्दे पे अब आता हूं, ठीक है। अब देखिए व्हेन स्क्रॉडिंजर, अब ये मैंने आपको बताया क्यों, ये सारी चीजें मैंने बताई क्यों, इसका रीजन है, ठीक है। व्हेन स्क्रॉडिंजर, लाइन और छोड़ देता हूं, व्हेन स्क्रॉडिंजर equation is solved for hydrogen atom, ठीक है, for value of psi, for value of psi he obtained, यार मेरे पेन को क्या हो गया यार, ऊपर नीचे लिख रहा है बस, इसका लेड चेंज करना पड़ेगा। he obtained values of psi, values of psi could be factorized into two parts, into two parts, into two parts, one containing only radial distance that is r, जिसको रेडियल वेक्टर बोलते हो आप, एंड अदर containing, कितने कितने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए कितने क्वांटिटीज हैं, 3 क्वांटिटीज, रेडियल डिस्टेंस थीटा एंड फाई। तो एक जो फैक्टर है उसमें थीटा और फाई रहेगा, फैक्टराइजेशन करने पे उस इक्वेशन का, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। साई का वैल्यू निकाल के उसको अगर फैक्टर करेंगे तो दो वैल्यूज में वो फैक्टर होगा, एक सिर्फ रेडियल डिस्टेंस को कंटेन करेगा और दूसरा थीटा और फाई को, मतलब एजीमुथल एंगल को और पोलर एंगल को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का फैक्टर क्या होगा 3 into 2, तो 5 को जैसे फैक्टर किया ना वैसे साई को फैक्टर किया। तो साई में 3 वेरिएबल्स थे, आर था, थीटा था, फाई था, इसको मैंने फैक्टर किया। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर इसका आर और थीटा और फाई फैक्टर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साई आर थीटा फाई को साई आर इंटू साई थीटा फाई,
बोल सकता हूँ सर? अरे बोलिए, जैसे 5 को 3 into 2 बोलते हैं, अरे बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे साई को क्या बोलते हैं सर? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ये तो है ही, ठीक है। आर क्या हो गया आपको? रेडियल वेव फंक्शन। इसको भी मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब क्यों तोड़ा है, ये नाम जो मैंने दिया रेडियल वेव फंक्शन, ये क्यों दिया है, इसका यूज आपको आगे मिलेगा। और जो साई थीटा फाई है, दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन। ये क्या है सर? बोलिए। ये है आपको एंगुलर वेव फंक्शन। कोई दिक्कत है सर? अरे बोलिए हाँ या ना। समझ में आया? इसको फैक्टर में तोड़ दिया, इससे दो फैक्टर्स में टूटा, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब ये क्यों है, मैंने क्यों लिखा है, इसका नाम क्यों दिया है, ये सारी चीजें आपको बाद में क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ देखिए एनसीईआरटी में कुछ चीजें दी हुई है। एनसीईआरटी में स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, ये बात समझिए, इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन भी आती है, ठीक है। तो वो बहुत बेसिक लेवल का सिर्फ इक्वेशन देके छोड़ दिया, लेकिन उसमें बहुत कुछ लिखा है, लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी में स्क्रोडिंजर इक्वेशन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो हमको वो फॉर्म्स याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो जेई एडवांस जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस के लिए तो खासकर जेई एडवांस में ज्यादातर इसी फॉर्म से काम चला लिया जाता है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। बट इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी क्या है उसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो फर्क पढ़ लेते हैं। अपन कोई चीज ऐसा छोड़ेंगे नहीं जो आपको सिलेबस में है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ भी नया ना लगे। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। देखिए ये तो आपका मेन इक्वेशन हो गया, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और दूसरे फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड, इसमें ही लिखता हूं डेल्टा स्क्वायर साई, ठीक है, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर साई, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये फाई नहीं है, सॉरी साई है। क्या सर? साई है, ठीक है। त्रिशूल, साई मतलब त्रिशूल जैसा होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब ये है क्या, इसको आप इस फॉर्म में क्यों लिख सकते हो? अगर आप ध्यान दो तो ये जो डेल्टा स्क्वायर है ना, ये डेल्टा स्क्वायर, ये देखिए डेल्टा जो होता है ना, ये होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है। जैसे कि आपको पीएच एक ऑपरेटर होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है पीएच, जिसका मतलब होता है माइनस ऑफ लॉग। जैसे एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, ठीक है, ये मतलब मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन करता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब क्या होता है? ये जो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करता है, ठीक है ना, मतलब मैथमेटिक्स का कोई टास्क कंप्लीट करता है। जैसे प्लस एक टास्क करता है, माइनस एक टास्क करता है, मल्टीप्लीकेशन एक टास्क करता है, पीएच मतलब माइनस ऑफ लॉग समथिंग होता है, ये एक टास्क करता है। उसी तरह लैप्लेशियन भी एक टास्क करता है, और इस ऑपरेटर को अपन क्या बोलते हैं? लैप्लेशियन ऑपरेटर। और लैप्लेशियन ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। ये वैल्यू होती है सॉल्व करने पे, लैप्लेशियन ऑपरेटर का वैल्यू निकालते हैं तो उसको डेल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो डेल स्क्वायर जो होता है, इसको आप क्या पढ़ते हो? डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर, ठीक है। इसको साइड में नहीं लिखना है, ये मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। डेल स्क्वायर का मीनिंग होता है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? एक बार डेल बाई डेल एक्स को एक बार और आप डिफरेंशिएट करते हो ना, ठीक है, तो उसको लिखते हैं अपन डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। उसी तरह मतलब डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। तो जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल टू साई, ये वाला ऑप्शन चला गया। आप एक तरह सोच सकते हो कि साई को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल बाई डेल जेड स्क्वायर इनटू साई। अरे बात समझ में आई? वैसे यहाँ पे कॉमन लेने वाला सीन नहीं है, लेकिन आप वैसा सोच सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना आपसे सोचवाएगा कोई नहीं। अरे ठीक है सर, ये समझ में आया, ये पचा कि हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, डाइजेस्ट हुआ। तो ये एक फॉर्म हो गया जहां पे डेल क्या है आपको? लैप्लेशियन ऑपरेटर का वैल्यू। आगे बढ़ जाओ मैं, एक और फॉर्म है उसमें, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, नाउ डू वन थिंग, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम। दोनों टर्म्स को एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा सर? डेल स्क्वायर साई इंटू एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम। और ये वाला टर्म में तो अगर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा खत्म,
तो बचेगा क्या, ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0 सर, बचेगा। इसको एक्सपैंड कीजिए थोड़ा सा, डेल टू साई प्लस इंटू एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, प्लस ई साई, ठीक है, माइनस ऑफ वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, ओके। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इसको लेके चले जाइए, इसको उठा के और इसको उठा के लेके चले जाइए उधर, ठीक है, ये टर्म को और ये टर्म को, तो क्या बन जाएगा सर, माइनस ऑफ राइट साइड में लेके चले जाइए डेल स्क्वायर, ठीक है, साई इंटू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम प्लस ऑफ वी साई इज इक्वल टू ई साई। कोई दिक्कत सर, बोलिए, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, जितना सिखा रहा हूं उतना ही सीखना और कुछ भी नहीं। देखिए इस वैल्यू को भी एक शॉर्ट नाम दिया गया और एक शॉर्ट इसका भी मीनिंग होता है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको अपन बोलते हैं एच कैप, जिसको अपन बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। किताब में या कहीं कहीं टीचर्स या बच्चे भी लिख देते हैं इसको, गलती से लोग एच लिख देते हैं, बट ये एच कैप होता है, ठीक है, ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे पीएच एक ऑपरेटर होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस एक ऑपरेटर होता है, माइनस एक ऑपरेटर होता है, लैप्लेसियन ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है, उसी तरह हैमिल्टोनियन भी क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जस्ट लाइक दैट। इसका भी एक फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर नंबर्स को ये एक वे में सॉल्व करके देता है, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सारी चीजें सॉल्व करके देती है, और कुछ भी नहीं। और ऐसे ढेरों ऑपरेटर हैं, आपने तो बस 2 ही ऑपरेटर का नाम सुने, ऐसे कितने सारे ऑपरेटर है। इससे पहले वो प्लस माइनस जो बेसिक ऑपरेटर आप जानते थे, बहुत ऑपरेटर है। मैथ्स में आप डूबोगे ना तो डूबते ही रहो, बहुत मैथ्स है, बहुत मैथ्स है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मैथमेटिशियन किसी को बोला जाता है, मैथ्स वाले लोग पागल होते हैं आधे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज जो साइंस को एकदम सीरियसली कोई पढ़ेगा तो पगलाएगा ही, ठीक है। तो इसको अपन अगर एच साई से एच कैप से रिप्लेस कर दे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, एच कैप इंटू बचा क्या, बोलो, यहाँ साई कॉमन ले लीजिए, ठीक, साई को बाहर लिखिए, ठीक है। तो एच कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू